मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी खबरें हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी नए टेलीकॉम बिल से। नए टेलीकॉम बिल पर ट्राई को आपत्ति क्यों? रुपए की ये कमजोरी पहले जैसी नहीं, कमजोर रुपया भी नहीं दे पा रहा निर्यात को सहारा। सरकार क्यों कर रही है दाल आयात की तैयारी? किस मिशन पर निकल पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन? और यूरोप में डीजल के संकट का खतरा, क्यों पैदा हो रहा है ये खतरा, इस पर डिटेल में चर्चा होगी। पहली खबर टेलीकॉम बिल से। नए टेलीकॉम बिल में दूरसंचार नियामक ट्राई के कुछ अधिकारों पर चली कैंची को लेकर नियामक की तरफ से जताई गई आपत्ति के बाद दूरसंचार विभाग ने नरम रुख अपनाया है। रिपोर्ट की माने तो दूरसंचार विभाग ट्राई की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करेगा। नए टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट पर ट्राई से राय मांगी गई है और ड्राफ्ट पर ट्राई की राय के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सर, नए कानून पर ट्राई को क्या क्या आपत्तियां हैं? नए कानून को लेकर केवल ट्राई ही नहीं, आईएनबी मिनिस्ट्री भी और डीओटी के बीच में कई सारे खींचतान चल रही है। काफ़ी समय के बाद भारत के टेलीकॉम कानून में बदलाव हो रहा है और भारत का दूरसंचार नियामक अधिकरण मान रहा है कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके बाद दरें तय करने के मामले में जो स्वायत्तता मिली है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को, वो वापस दूरसंचार विभाग के पास पहुँच जाएगी। हमें याद रखना होगा कि भारत के दूरसंचार सुधारों में दूरसंचार नियामक अधिकरण का गठन सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और उसके बाद ही दूरसंचार विभाग का एज एन ऑपरेटर और एज एन रेगुलेटर कार्य अलग अलग हुआ था। और जो रेगुलेटरी पावर थे, टैरिफ तय करना, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रियाएं तय करना, लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल करना, ये सारे काम दूरसंचार नियामक अधिकरण को दिए गए थे और उसके बाद ही भारत में दूरसंचार क्षेत्र का निजीकरण शुरू हुआ था। अब जो नया बिल आया है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें टैरिफ तय करने के अधिकार और टैरिफ तय करने के नियम बनाने के अधिकार दूरसंचार विभाग के पास पहुंच रहे हैं और इसलिए टीआरआई ने इस पर आपत्ति की है और ये कहा है कि अगर ऐसा ये कानून या ये नीति आती है तो टीआरआई के पास फिर कुछ रेगुलेटरी के ताकत के हिसाब से या रेगुलेटरी पावर्स के हिसाब से कुछ नहीं बचेगा। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक और प्रावधान है जिसमें अगर टीआरआई अपनी तरफ से टैरिफ तय भी कर देता है तो उसके बाद भी दूरसंचार विभाग को एक ओवरराइडिंग पावर देने की बात कही गई है, यानी वो उन दरों को बदल सकता है या उनके ऊपर नई दरें लागू करा सकता है। और इसलिए ये एक बड़ा विवाद है नियामक और लाइसेंसर के बीच में। दूरसंचार विभाग लाइसेंसर है जो लाइसेंस देता है, नियामक और जबकि नियामक उसको रेगुलेट करता है। ये मामला शायद प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाएगा और वहां जाकर इस पर फैसला होगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि शायद टीआरआई की आपत्ति पर यह प्रावधान हटा दिया जाए। अब चर्चा रुपए पर। आज डॉलर के मुकाबले रुपए ने 83 का स्तर छू लिया। अभी कारोबार जारी है और कारोबार के दौरान 83 का स्तर रुपए ने छू लिया। एक डॉलर अब 83 रुपए का हो गया। रुपए की ये गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक ने जो प्रयास 2013 में किए थे, जब ऐसी गिरावट आई थी, उस दौरान जो प्रयास किए गए थे, शायद इस बार वो प्रयास पूरे नहीं होंगे या वो प्रयास काम नहीं आएंगे, ऐसा कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का। उनका कहना है कि इस बार रुपए की गिरावट के जो फंडामेंटल हैं वो 2013 से बिल्कुल अलग हैं। रुपए की गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली बार 2013 में रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर रुपए को संभाल लिया था, लेकिन इस बार ऐसा हो पाएगा ऐसा नहीं है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या 2013 से इस बार अलग है जो इस बार ये गिरावट ऐसे नहीं रुकने की? शुभम, जब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे उसी समय रुपए ने अपना रिकॉर्ड लो छुआ और हम लगातार मनी सेंट्रल की चर्चाओं में बता रहे हैं कि रुपए की ये गिरावट पिछले दौरों जैसी नहीं है और इसे संभालने में रिजर्व बैंक और सरकार को गहरी मुश्किल आ रही है। आज हम पहले समझें कि आज रुपए की गिरावट की वजह क्या थी। आज हमने दो बड़ी चीज़ें देखी। एक बड़ी चीज़ देखी कि कल अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आया जिसने ये बताया कि अमेरिका में मंदी नहीं आ रही है, मंदी आने के संकेत नहीं, और जिसके बाद इस बात की संभावना दिखाई दी कि अमेरिका में फेड रिजर्व एक
और बड़ी हाइक कर सकता है, यानी डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की गुंजाइश के आसार बनने लगे थे और जिसका असर आज हमें रुपए की कीमत पर दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में चर्चा चल रही है कि आखिर वो सारे उपाय जो पिछले 5-6 महीने में किए गए हैं, वो सारे उपाय रुपए की गिरावट को थामने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने फॉरवर्ड मार्केट में भी इंटरवीन किया है, रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से बाजार में काफ़ी डॉलर भी छोड़े हैं, लेकिन रुपए की गिरावट थम नहीं रही। अब ये जो नया तेज आज क्रैश आया है, जिसमें हमने 82-36 से रुपए को 83 तक जाते देखा है कुछ थोड़ी ही देर में, ये उस दबाव को बता रहा है कि परिस्थितियां 2013 जैसी नहीं है। आज हमारे पास इस कार्यक्रम में विस्तार से रुपए की इस घटनाक्रम पर चर्चा करने का शायद समय नहीं होगा, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रुपए को लेकर इस समय सबसे बड़ा जोखिम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरे और जोखिम की संभावनाएं कितनी है, क्या ये 2013 या 2008 या 1991 जैसी परिस्थिति है, उससे बिल्कुल फर्क है। इस पर हमने इस बार इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की और आपको हर चीज खोलकर बताइए ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। और जब इसको हम कल रिकॉर्ड कर रहे थे तब इस बात की संभावना थी कि रुपया 83 के स्तर से बाहर निकल जाएगा। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सवाल शुभम ने पूछा। 2013 और 2022 का जो प्रमुख फर्क अभी हमें दिखाई दे रहा है, इसका एक हिस्सा आपको इकोनॉमिकम के संस्करण में विस्तार से समझ में आएगा। वो दो महत्वपूर्ण चीजें, 2013 में भारत की ब्याज दर 7.5% के आसपास थी और वहां से रघुराम राजन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी और करीब 75 बेसिस पॉइंट की एक बड़ी बढ़ोतरी हमने देखी थी। भारत में जब ये संकट अभी आया, इस समय भारत में ब्याज दरें काफी नीचे थी और इसलिए अगर आप गौर से देखें तो लगभग 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में भारत में हो चुकी है 4 से अभी तक, और उसके बाद भी वो बढ़ोतरी रुपए की को सहारा नहीं दे पा रही है। यानी भारतीय बाजार विदेश से आने वाले डॉलरों के निवेश के लिए या भारत में रखने के लिए उतना आकर्षक नहीं हो पा रहा है। पहली बात। दूसरी चीज, 2013 में तत्कालीन रिजर्व बैंक की कोशिश ये थी कि वो किसी तरह से भारत में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाए और उसके लिए अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाले पैसे को लेकर, डॉलर को लेकर कई सारे विशेष उपाय किए गए थे, जिसमें कई आकर्षक ब्याज दरों की दरें दी गई थी, जिसमें लाइबोर से 100% के ऊपर की भी तक की, मतलब 1% के आसपास तक की बढ़ोतरी दी गई थी। इन सारे उपायों से उस समय, उस दौर की परिस्थिति में करीब करीब ये जो विंडो थी, जिस विंडो से अनिवासी भारतीयों से, विदेश में रहने वाले भारतीयों से डॉलर मंगाए गए थे, उससे करीब शुभम करीब इस 34 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा डॉलर इनफ्लो उस दौरान भारत में हो गया था, जिसमें 26 बिलियन डॉलर के आसपास केवल अनिवासी भारतीयों के विंडो से आए थे। यहां भी एक बड़ी चुनौती यह है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरें कम थी, भारत में भी ब्याज दरें कम हैं और इसलिए अब अनिवासी भारतीयों के लिए या विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी भारत में डॉलर भेजना उतना फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल या रिटर्न का डिफरेंशियल उतना आकर्षक नहीं है जैसा आकर्षक हमें 2013 में दिखाई दे रहा था। और इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थशास्त्रियों ने या बाकी लोग ये मान रहे हैं कि जिस 2013 की प्लेबुक पर या 2013 के जिन तौर तरीकों से रुपए को समर्थन या सहारा देने की कोशिश की जा रही है, वो इस बार बिल्कुल बदले हुए हैं और इसलिए रुपए की गिरावट को थामने की कोशिशें सफल होती नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी चुनौती रिजर्व बैंक के सामने इस समय डॉलरों की आपूर्ति बढ़ाने की है कि किसी तरह से नई करेंसी या नई कैपिटल भारत में आना शुरू, कहां से आएगी इसके लिए और क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि इस हफ्ते का इकोनॉमिकम जरूर देखें। वहां डॉलर से जुड़े हुए, रुपए की कमजोरी से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और ये इकोनॉमिकम जो है वो आपको मनी9 की ऐप पर मिलेगा, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहीं आपको ये इकोनॉमिकम का संस्करण मिलेगा जिसमें आप विदेशी मुद्रा भंडार के संकट को और ज्यादा करीब से अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, रुपया कमजोर होता है तो कहते हैं निर्यात को फायदा होता है। अगली खबर इसी पर, भारत को निर्यात के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, चीन और यूरोप में सुस्ती की वजह से पहले ही एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा था और अब आर्थिक संकट में फंसे भारत के पड़ोसी देशों ने भी भारत से आयात घटा दिया है। यही वजह है कि बीते अगस्त के दौरान दक्षिण एशियाई देशों को भारत से होने वाले निर्यात में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों के सामने विदेशी मुद्रा भंडार का उनके सामने भी संकट पैदा हो गया है और वे सिर्फ जरूरी वस्तुओं को ही आयात कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ बाकी सभी देश भारत के बड़े निर्यात बाजार हैं, वहां डॉलर नहीं है इसलिए वो आयात नहीं कर रहे हैं और हम कमजोर रुपए के बाद भी निर्यात का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सर, क्या वजह है कि लगातार रुपए के कमजोर होने के बाद भी निर्यात का चार्ट हमारा गिरता जा रहा है, चाहे आप बड़े देशों में देखें या पड़ोसी देशों में देखें?
शुभम, यही वो दुविधा है जिस पर हमने मनी सेंट्रल में बात की थी। और जब रुपए की गिरावट को लेकर ये तर्क दिए जाते हैं कि रुपया इतना गिरा है क्योंकि वो डॉलर के मुकाबले गिरा और बाकी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत है, तो ये तर्क देने वाले लोग ये तथ्य नहीं समझते कि भारत की करेंसी की मजबूती जिन मुद्राओं के मामले में है, या तो उन बाजारों को भारत निर्यात करता है या उन बाजारों का सामान भारत की प्रतिस्पर्धा में दुनिया में बिकता है। और अब जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो आंकड़े हमारे लिए इसलिए चौंकाने वाले हैं कि रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के दौर में भारत के निर्यात में भी रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। यानी जो ताकत हमारी थी, जिससे हमें ताकत मिलनी चाहिए थी निर्यात के बाजार में, वहीं से कमजोरी आ रही है। दो बड़ी वजह हैं। एक तो एशिया के बाजारों में सब जगह विदेशी मुद्रा को बचाने की होड़ शुरू हो गई है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। IMF ने तो सिफारिश की है दुनिया के देशों को कि वो अपना आयात कम करना शुरू करें। तो पूरी दुनिया के ट्रेड में गिरावट आ रही है। WTO ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज गिरावट की भविष्यवाणी की है, जो अगले साल हमें दिखाई देगी। उसकी वजह से भारत के आसपास के सारे देश विदेशी मुद्रा बचाने के लिए बहुत लिमिटेड इंपोर्ट कर रहे हैं, सीमित इंपोर्ट कर रहे हैं, और उससे भारत को उन बाजारों में एक्सेस, या भारत के बाजारों में उन बाजारों में सामान बेचने में या निर्यात करने में परेशानी हो रही। दूसरी तरफ जो अन्य देश हैं जहां भारत निर्यात कर भी सकता है, जिन देशों में निर्यात कर सकता है, उन देशों में भी अब डिमांड की कमी दिखाई दे रही है। जैसे हमने आंकड़ा देखा कि अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा बाजार है, निर्यात में करीब 10% की गिरावट आई। बाकी जो अन्य करेंसी जोन है, यूरो जोन है या बाकी साउथ एशिया की करेंसी हैं, उनमें चूंकि वो भारत से ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं, तो इसलिए भी उनके लिए निर्यात, भारत से आयात करना यानी भारत से निर्यात करना महंगा हो रहा है। और यही वो गुत्थी है जिस गुत्थी के कारण पहली बार हम इस तरीके का फिनोमेना बनता देख रहे हैं, जब इतनी तेज गिरावट के बाद भी भारत के निर्यात को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है रुपए, और जबकि रुपए की कमजोरी का नुकसान हमें भरकर नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आयात लगातार महंगे हो रहे हैं और भारत का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। कल सरकार ने रबी फसलों के लिए MSP जारी की। इससे पहले कब MSP जब जारी हुई थी, तब बाजार में क्या भाव था फसलों का और सरकार की सरकारी खरीद पर क्या उसका असर पड़ा था, ये सब कुछ आपको विस्तार से मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में मनोज कुमार बता रहे हैं। अनाज की महंगाई से लड़ रही सरकार ने किसानों को गेहूं और अन्य रबी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं सहित सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद अधिकतर रबी फसलों का मंडी भाव समर्थन मूल्य से ऊपर ही है, और नई फसल आने के समय भी अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो सरकार को अपने भंडार के लिए अनाज खरीद का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। सरकार ने गेहूं के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है, जबकि मंडी में गेहूं 2300 रुपए के ऊपर बिक रहा है। सरसों, मसूर और जौ को लेकर भी यही स्थिति है। मंडी का भाव समर्थन मूल्य से ऊपर है। पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 2015 रुपए प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया था, और समर्थन मूल्य घोषणा के समय अधिकतर मंडी में भाव MSP के नीचे था, जिस वजह से उम्मीद थी कि किसान मंडी भाव से ऊपर घोषित हुए समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचेंगे। लेकिन फसल उत्पादन घटने की वजह से गेहूं की खरीद उम्मीद से बहुत कम रही थी। 2020 में सरकार ने गेहूं के लिए 1975 रुपए का MSP घोषित किया था, और घोषणा के दौरान अधिकतर मंडियों में भाव समर्थन मूल्य से बहुत नीचे था। और जब नई फसल मंडियों में पहुंची तो उस समय भी मंडी भाव कम था। इसी वजह से किसानों ने अपनी फसल का अधिकतर हिस्सा समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचा, और सरकार की गेहूं खरीद 433 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची। लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। मंडी भाव समर्थन मूल्य से बहुत ऊपर है, और गेहूं की मांग तथा सप्लाई की स्थिति देखते हुए लग नहीं रहा कि नई फसल के समय भी गेहूं की कीमतों में ज्यादा कमी होगी। ऐसा हुआ तो किसान भी सरकार को गेहूं बेचने की बजाय मंडी में बेचने को ज्यादा तरजीह देंगे, और सरकार के अनाज भंडार फिर खाली रहेंगे। सरकार के गोदामों में गेहूं का स्टॉक वैसे ही 14 साल के निचले स्तर पर है, और कुल अनाज स्टॉक 5 साल में सबसे कम। इस साल चावल का उत्पादन भी पिछले साल से कम अनुमानित है, और ऊपर से सरकार ने फ्री राशन स्कीम को भी दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यानी अनाज के लिए मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। रही बात ग्लोबल सप्लाई की, तो वहां भी हालात ठीक नहीं। दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले कुल गेहूं का 1/4 हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है, लेकिन दोनों के बीच छिड़े युद्ध ने इस सप्लाई को भी घटा रखा है। मांग और सप्लाई के इस पूरे गणित ने गेहूं की कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया है।
ऐसे में एमएसपी में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार को अपना अनाज भंडार भरने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सरकार आयातित दलहन का स्टॉक कर सकती है ताकि जरूरत पड़ने पर स्टॉक से दालों को बाजार में उतारा जा सके। सरकार की एजेंसी नेफेड ने हाल में ही तुअर और मूंग आयात के लिए टेंडर जारी किया है और आयात होने वाले दोनों दलहनों को वेयर हाउस में स्टॉक किया जाएगा। फिलहाल दलहन की कीमतें नियंत्रण में हैं, लेकिन अक्टूबर के दौरान कई राज्यों में हुई बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर से इस साल तुअर का उत्पादन पिछले साल से कम होगा, ऐसे अनुमान है। आगे चलकर कीमतों पे महंगाई एकदम ना आ जाए, दालों की काबू में रहे, सरकार इसलिए समय रहते ये स्टॉक कर लेना चाहती है। सर, कहाँ से ये दालें आयात हो सकती हैं और कितना स्टॉक करने की तैयारी है? शुभम, ये फिर वही दुविधा है जो हमें सामने दिखाई देती है। पहली चीज़ तो ये कि बात सही है कि भारत में इस साल तुअर यानी जिसको हम अरहर कहते हैं उसके उत्पादन में पिछले साल की तुलना में गिरावट की संभावना है, और दूसरी प्रमुख दाल जिसके उत्पादन में गिरावट की संभावना वो उड़द है। और ये दोनों भारत की जो पल्सेस बास्केट हैं, उड़द, मूंग और तुअर, ये उसका बड़ा हिस्सा है। जो हमारे पास खरीफ के उत्पादन के एडवांस एस्टीमेट आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें भी जो बात की बारिश है और बाढ़ है उसका असर दलहन फसलों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि दलहन की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन सरकार इस तैयारी में है कि यदि बाजार में दबाव बनता है तो उसके पास पर्याप्त दाल का भंडार होना चाहिए। इसका एक अपना किसानों वाला की तरफ से भी इसका एक पहलू है, क्योंकि जब भी सरकार एडवांस में इंपोर्ट करना शुरू करती है तो बाजार में कीमतें टूटने की संभावना दिखाई देती है। तो किसानों के लिए चुनौती होगी कि अगर उनको दाल की अच्छी कीमत बाजार में मिल रही है तो शायद इसने आयात के कारण नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार महंगाई के कारण दबाव में, इसलिए मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, म्यांमार और सूडान, इन 5 देशों से दाल के आयात के टेंडर जारी किए गए हैं। और ये दाल का आयात सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो सरकार के मुख्य भंडारों में रहेगा, और उसकी आपूर्ति, अगर कीमतें बढ़ती हैं या महंगाई आती है तो इसकी आपूर्ति की जाएगी। अभी कितना आयात हो सकता है मौजूदा परिस्थिति में और वो किस मूल्य पर होगा, इसके बारे में टेंडर के बाद हमारे पास जानकारी आएगी। और ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि देखिए, ये जो सरकार आयात करेगी ये सारा एमएसपी के ऊपर के भाव पे करेगी, जबकि किसानों को कई बार एमएसपी भी नहीं मिल पाता है उनकी फसल का। देश में आर्थिक रिकवरी के बावजूद इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में आय ग्रोथ नेगेटिव जोन पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई को हटाकर बचने वाली आय को देखें तो उसमें या तो ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है। श्रम मंत्रालय के आंकड़े देखें तो अप्रैल से अगस्त के दौरान कृषि मजदूरी में 1% से भी कम बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल से मई के दौरान उसमें गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना से अर्थव्यवस्था में रिकवरी के कई संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रिकवरी की रफ्तार बहुत धीमी है। यही वजह है कि ग्रामीण आय में कमी देखने को मिल रही है। सर, क्या यही दरअसल देश में जो मांग टूटने की बातें चल रही हैं, सामने आशंकाएं आ रही हैं, यही वजह है उसकी? हाँ, ये प्रमुख वजह है। और ये बात हमने अपने पिछले इकोनॉमिका में किसी चर्चा के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अभी चुनौती दिख रही है और डिमांड साइड से जो चैलेंज आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत के नगरीय और ग्रामीण दोनों इलाकों में हमें इस दिवाली के दौरान टिपिकल के शेप्ड रिकवरी दिखाई दी। यानी जो वेल ऑफ थे, जिनके पास पैसे थे, जो बेहतर थे, उन्होंने खरीदारी की, चाहे वो बाइक का मार्केट हो या कारों का मार्केट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो। और जो उस के का निचला हिस्सा था, यानी जो भारत की पिरामिड का बड़ा हिस्सा था, उसकी इनकम में तेज कमी हुई। श्रम मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा है, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि भारत में टोटल जीवीए का डिमांड का करीब 45% रेट करता है और ओवरऑल जीडीपी का करीब 60% हिस्सा रखता है, वहाँ हमने निगेटिव ग्रोथ देखी है इनकम में। यानी अगर आप महंगाई को शामिल कर लें तो 2022 में रियल टर्म्स में जून तक का आंकड़ा है, शहरी इलाकों में -3.7% की इनकम ग्रोथ हुई है और ग्रामीण इलाकों में -1.6% की इनकम ग्रोथ हुई है। यानी लोगों की आय घट गई है क्योंकि उनकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ गई और उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, और उसी का असर हमें डिमांड में दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और चीज़ इसमें आंकड़ा ध्यान रखना जरूरी कि अभी जो ताज़े आंकड़े हमारे पास जीडीपी के आ रहे हैं, उसमें भी भारत में अभी एनुअल पर कैपिटा इनकम का लेवल 21-22 में प्री कोविड लेवल से ऊपर नहीं पहुँचा है। यानी भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है, जो कि एक बड़ा इंडिकेटर है, काफ़ी ढीला ढाला सा इंडिकेटर है, लेकिन आप प्रति व्यक्ति आय में उसको रेफर किया जाता है, वो भी प्री कोविड लेवल से ऊपर पहुंचनी है और इसलिए हमें बाजार में मांग पर दबाव दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप अब एविएशन कारोबार में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहा है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बाद अब ये ग्रुप हवाई जहाज़ों की मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरहॉलिंग यानी एमआरओ के कारोबार में उतरने जा रहा है। अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने एमआरओ बिजनेस से जुड़ी एक कंपनी एयरवर्क्स को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए में डील की है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 2031 तक एमआरओ कारोबार $4 अरब को पार कर जाएगा, जो 2021 में $1.7 अरब का था। सर,
किस तरीके की तैयारी में नजर आ रहे हैं अदानी? अडानी का ये टेक ओवर कई मामलों में रणनीतिक रूप से कारोबारी रणनीति की दौर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अडानी अब ऊर्जा के साथ या लॉजिस्टिक्स के साथ एविएशन सेक्टर में एक बड़े समूह के तौर पर उभरने की तैयारी कर रहा है। हमें पता है कि अडानी समूह के पास मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु और गुवाहाटी के एयरपोर्ट भी ऑपरेशन के लिए हैं। एयरवर्क्स नाम की जिस कंपनी का अधिग्रहण अडानी समूह ने किया है, ये कंपनी भारत में एयरपोर्ट में फ्लाइट मेंटेनेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में मानी जाती है और इसके पास देश के कई सारे हिस्सों में फ्लाइट मेंटेनेंस के और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लाइसेंस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ यही नहीं, ये कंपनी भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों को भी उनके जहाज़ों की मरम्मत में या उनके विमानों की मरम्मत में मदद करती है, डिफेंस में और सिविल एयरक्राफ्ट दोनों जगह। और इसलिए इसका अधिग्रहण अडानी समूह को अब एक कंप्लीट फुल सर्विस एविएशन कंपनी बनने की तरफ मदद करेगा, क्योंकि अडानी समूह के पास अब एयरपोर्ट भी है और एयरपोर्ट के साथ जो ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन है और एयरक्राफ्ट की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम है, उसमें काम करने वाली इस कंपनी का भी अधिग्रहण किया गया है। करीब करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह इस कंपनी के अधिग्रहण में कर रहा है। दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट की माने तो माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी की है। इस छंटनी के बाद दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की संख्या लगभग आधा फीसद कम हो गई है। जून तिमाही के अंत में दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी की संख्या 2,21,000 थी। कंपनी ने जुलाई में ही कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए थे। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा मेटा, ट्विटर जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों ने भी या तो कर्मचारियों की छंटनी की है और या फिर नई भर्तियों पर रोक लगा दी। सर, अमेरिका में टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या मंदी का असर दिखने लगा है? यही एक सेक्टर है शुभम, जहां अमेरिका में फिलहाल मंदी के मजबूत संकेत दिख रहे हैं। मजबूत संकेत इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व पिछले 6 महीने से ब्याज दरें बढ़ाकर लगातार इस कोशिश में है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आए, रोजगार गिरे, ताकि महंगाई कम हो और इस साइकिल से बाहर निकला जा सके। लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो मंदी की संभावनाओं को नकारते हैं। केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां हमने लगातार 2 बड़े बदलाव घटनाक्रम देखे हैं। पहला घटनाक्रम तो ये कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, ओरेकल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने अपने यहाँ नौकरियों में कटौती की है, छंटनी की है। क्रंचबेस की रिपोर्ट बता रही है कि जुलाई के बाद से 32,000 जॉब्स कम से कम अमेरिका की पूरी IT इंडस्ट्री में कट हुए हैं, अलग अलग बड़ी कंपनियों के लेवल पर। इसमें स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। यानी इन कंपनियों को, इसमें से अधिकांश कंपनियां निर्यात करती हैं, सॉफ्टवेयर्स का, सर्विसेज का या हार्डवेयर का निर्यात करती हैं। उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डॉलर की मजबूती से हो रहे नुकसान की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की मांग कम होने के कारण, मंदी के कारण अभी अच्छे कारोबार की उम्मीद नहीं है। और इस आंकड़े को शुभम अगर हम ताज़े आंकड़े से ये जोड़ लें कि दुनिया में जो कंप्यूटर्स की सेल्स हैं, जो PC की सेल है, वो साल की तीसरी तिमाही में 20% गिरी है। पूरी दुनिया में PC की सेल्स और कंप्यूटर सिस्टम्स की सेल अगर 20% गिरी है, इन दोनों को मिला लें तो पूरे दुनिया के टेक्नोलॉजी, और इसके साथ हम तीसरा पहलू इसमें और जोड़ लें, दुनिया में स्टार्टअप फंडिंग्स में जो सीधी गिरावट और तीखी गिरावट आ रही है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स को मिलने वाला पैसा कम हो रहा है। अगर हम मान लें तो टेक्नोलॉजी स्पेस ने, तकनीकी क्षेत्र ने रोजगारों की दृष्टि से, मांग की दृष्टि से मंदी का झंडा सामने दिखा दिया या मंदी के संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए, क्योंकि मंदी के 3 ही संकेत हैं: मांग में गिरावट होना, सेल्स में गिरावट होना और नौकरियों में छंटनी होना और पूंजी निवेश में गिरावट होना। हम लोग इस पर विस्तार से एक बार इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस सबसे पहले दुनिया में मंदी में जाएगा। और एक दिलचस्प चीज़ है कि मंदी की हमारी पुरानी धारणाओं के हिसाब से मैं मानते थे शुभम कि मंदी सबसे पहले कमोडिटी सेक्टर को हिट करती है। सबसे पहले कमोडिटी सेक्टर मंदी में जाएगा, स्टील की कीमतें गिरेंगी, कॉपर की कीमतें गिरेंगी, क्रूड की कीमतें गिरेंगी। वहाँ कुछ दूसरा ही माहौल है, अभी वहाँ स्थिति नहीं। पर जो सबसे हाई एंड सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, वहाँ हमें इस मंदी के दौर में सबसे पहले मंदी आती दिखाई दे रही। तो कम से कम दुनिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर से तो मंदी के संकेत मिलने लगे। रूस कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग को देखते हुए भारत की 2 बड़ी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के सौदे रोक दिए। सूत्रों
के हवाले से समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने ये जानकारी दी है। खबर में बताया गया है कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने रूस के तेल खरीद के सौदों को रोक दिया है। आशंका है कि दिसंबर की शुरुआत में G7 देश रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लागू कर देंगे। सर, सरकार लगातार ये संकेत दे रही है कि हम जहां चाहें वहां से तेल खरीदें, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कंपनियां कुछ दूसरी दिशा में जा रही हैं। यही वो दिलचस्प दुविधा है। मनी सेंट्रल जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हम आपको बताते जा रहे हैं। 2 बार हमने इस पिछले 2 सप्ताह में इस बात पर चर्चा की कि भारत की जो रणनीतिक या डिप्लोमेटिक स्टैंड है रूस से कच्चा तेल खरीदने का, उसके कॉर्पोरेट का स्टैंड उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। कंपनियां क्यों रूस से कच्चे तेल की खरीद को रोक रही हैं, जो कि ब्लूमबर्ग की खबर है, और खासतौर से सरकारी कंपनियां इसलिए रोक रही हैं, उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह ये कि दिसंबर में जब कैपिंग आएगी और उसके बाद यूरोपीय समुदाय उन सारी कंपनियों पर कार्रवाई कर सकता है जिन कंपनियों पर जो कंपनियां रूस के साथ डील करेंगी। हमने विस्तार से चर्चा की थी और जिसमें यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिस प्रस्ताव में ये प्रावधान है कि अब वो जो सैंक्शंस को बाईपास करने वाली फर्म्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो मनी सेंट्रल का एपिसोड आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और ये उसका डर है कि भारतीय कंपनियां अब रूस से कच्चे तेल के सौदे करने से डर से हिचक रही हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि अगर रूस के तेल पर कैपिंग लगाई जाती है तो उस कैपिंग को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी शिपिंग कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों पर होगी, जो ट्रेड इंश्योरेंस देती हैं या जो शिपिंग इंश्योरेंस देती हैं। सारी कंपनियां यूरोप बेस्ड हैं और इन कंपनियों पर लगाई गई शर्तों के कारण भारत की कंपनियों को सस्ता कच्चा तेल मिल पाएगा, इस पर संदेह है। ये 2 बड़ी वजह हैं। तो सरकार का स्टैंड ये है कि हम किसी तरह से भी तेल खरीदेंगे, हम उस कैपिंग में शामिल नहीं होंगे। निजी क्षेत्र का स्टैंड बिल्कुल इसका उल्टा है। जो हमने देखा कि भारत की निजी कंपनियां चाहती हैं, निजी रिफाइनरीज चाहती हैं कि उन्हें सस्ता कच्चा तेल किसी तरह से मिलता रहे। सरकारी कंपनियों को ये डर है कि कहीं अगर इस पर सैंक्शंस आ गए या प्रतिबंध आ गए तो फिर उसका बुरा असर पड़ेगा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव पर एक बार फिर से दबाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया है और WTI क्रूड भी 82 के करीब कारोबार कर रहा है। हाल में आई इस गिरावट के बाद ओपेक प्लस देश कच्चे तेल के उत्पादन में और कटौती पर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने कटौती की थी उससे बाजार बहुत लंबे समय तक ऊपर टिक नहीं पाया। सर, पहला सवाल, कीमतों में ये जो गिरावट है इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी 2 बड़ी वजह हैं और यहाँ से हम एक जो बदलाव जिस पर हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं वो दिख रहा है। अमेरिका की सरकार कच्चे तेल की कीमतों को पूरी दुनिया में तोड़ने के लिए एक नए अभियान पर निकल पड़ी है। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से करीब 15 मिलियन बैरल तेल जारी करने का आदेश दिया है, जो कि अमेरिका का अपना स्ट्रेटेजिक रणनीतिक रिजर्व है। 180 मिलियन बैरल तेल अभी तक इससे पहले भी जारी हो चुका है। तो हमें जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दी, उस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडारों का मुंह खोल दिया है और उन रणनीतिक भंडारों से बाजार में तेल छोड़ना शुरू किया। और इसलिए हमने देखा कि WTI में ज़्यादा तेज गिरावट दिखाई दी ब्रेंट की तुलना में। और इस रणनीति के 2 मकसद हैं अमेरिका की तरफ से। एक तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों पे कमी का दबाव बनाया जाए आपूर्ति बढ़ाकर, और दूसरी चीज़ अमेरिका के भीतर जो गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से उन्हें सीमित किया जा सके और महंगाई को कम किया जा सके। और यहाँ से तेल की बिसात नए सिरे से बदलती दिखाई दे रही है। सर, अमेरिका जिस मिशन पर आगे है, आपको क्या लगता है कितना बारूद है, अभी कब तक लड़ाई कर पाएगा? ये बड़ा बारूद है। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट कल जारी की है और जो संकेत दिया उस हिसाब से अमेरिका के में व्हाइट हाउस ने और बाइडेन ने प्रशासन ने इस बात की तैयारी की है कि वो अपने रणनीतिक तेल भंडारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। और रणनीतिक तेल भंडारों को भरने की ज़रूरत या काम अब तब शुरू होगा जब कच्चे तेल की कीमतें 67 से $72 पर बैरल के आसपास आ जाएंगी। अब इससे बाजार को कम से कम कीमतों के टूटने का एक संकेत मिल गया कि अमेरिका अपने रणनीतिक भंडारों के लिए तेल खरीदने के लिए $67 से $72 के आसपास का रेंज तय कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी प्रशासन कीमतों को $90 से नीचे लाना चाहता, $80 से नीचे लाना चाहता है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफ़ी बड़े हैं। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 450 मिलियन बैरल के आसपास तेल अभी उपलब्ध है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका को शायद अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी 2 बड़ी वजह ये हैं कि अमेरिका ने जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने शुरू किए थे 70s में, उस समय अमेरिका तेल का बड़ा आयातक था और इस इंपोर्ट के कारण दुनिया के जितने भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो भारत हो या चाइना हो, उन्हें अपने यहाँ आयात प्रभावित होने के खतरे के कारण
कच्चे तेल के रिजर्व बनाने होते हैं। अब चूंकि अमेरिका आत्मनिर्भर है, उसके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल है और बल्कि वो निर्यात भी कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनकी शायद अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रणनीतिक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर नहीं है। तो इसका इस्तेमाल ऊर्जा में एक हथियार के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तोड़ने के तौर पर किया जा सकता है। अमेरिका की स्थिति है कि अमेरिका इस समय यूरोप के ओपेक के देशों से कच्चे तेल का आयात करता है और अमेरिका की रिफाइनरीज उसे रिफाइन करके डीजल के तौर पर उसे और रिफाइनरी प्रोडक्ट के तौर पर उसे यूरोप के देशों को निर्यात करती हैं। तो अगर अमेरिका इस स्ट्रेटजी पर आगे जाता है और अपने तेल भंडारों का सक्रिय इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो इसका असर हमें दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा और यहाँ से तेल की कीमतों को बढ़ाने और तोड़ने की एक नई जद्दोजहद दिखेगी। सर, तो आपको क्या लगता है कि ओपेक फिर एक कटौती करेगा उत्पादन में? अब यहाँ से ओपेक की गेंद ओपेक के पाले में जाती है, क्योंकि आज हमने कच्चे तेल की कीमतों को $90 से नीचे जाते देखा। ओपेक देशों के ऊपर अब दोबारा एक बड़ा दबाव होगा कि क्या वो अपनी कीमतों को $90 से नीचे रोकें और इसके बाद वो एक और कटौती करें। अब यहाँ हमें दो संभावनाएं बनती दिखती हैं। एक तो हमें WTI और ब्रेंट में एक डाइवर्जेंस दिखाई देगा। WTI किसी दूसरी तरीके से परफॉर्म करेगा और ब्रेंट, जो कि भारत और एशिया के देशों के लिए बेंचमार्क है, वो दूसरे तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ओपेक के देश अपने उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करते हैं, जो रणनीतिक तौर पर अभी आसान नहीं होगा, तो उसका बड़ा नुकसान एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को होगा। अमेरिका ने इस फैसले से अपनी इकोनॉमी को दो तरह से सिक्योर कर लिया। एक तरह से ये सिक्योर कर लिया कि अमेरिका ने अपने यहाँ अपने देश के भीतर कच्चे तेल की कीमतें तोड़ दी, अपने भंडार से पैसे से तेल छोड़कर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को में ये संकेत देकर दबाव बना दिया कि अमेरिका बाजार में दखल करने को तैयार है। अब ओपेक देश इसका फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा सरप्राइजिंग रिलीज है, जितना रिलीज अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकल कर आ रहा है। इस बीच यूरोप से दो और बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह कि अमेरिका ने यूरोप को जाने वाले डीजल पर रोक लगा दी है, वहां से अब डीजल निर्यात नहीं किया जाएगा। दूसरा, नेचुरल गैस की कीमतों में आए जोरदार उछाल की वजह से यूरोप ने नेचुरल गैस के भाव पर कैपिंग की योजना बनाई, जिससे कि महंगाई से लड़ा जा सके। सर, पहला सवाल डीजल पर। अमेरिका से डीजल ना आने के बाद क्या यूरोप में कोई संकट आपको लगता है डीजल का पैदा हो सकता है? अमेरिका ने इस तरीके की खबरें हैं कि अमेरिका डीजल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप को, और हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका में डीजल का भंडारण और स्टोरेज शुरू हो गया है, और उस स्टोरेज के कारण यूरोप को जाने वाले डीजल की आपूर्ति में कमी आई है, जिसके कारण डीजल और डिस्टिलेट्स की डिमांड यूरोप में तेज़ी से बढ़ सकती है। और यहाँ हमें दो खबरों से जोड़ने होंगे जिन पर हम चर्चा करते रहें। पहला ये कि हमने चर्चा की थी कि चीन की रिफाइनरीज कच्चा तेल खरीद रही हैं और बड़े मात्रा में कच्चा तेल खरीद रही हैं। उनको इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि डीजल की डिमांड चीन का बना हुआ डीजल यूरोप के बाज़ारों में जा सकता है। और भारत की निजी कंपनियां भी जिन्होंने रूस के सस्ते कच्चे तेल का लाभ लेकर भारत से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन का बड़ा निर्यात यूरोप के देशों को किया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से अब ऑयल की पॉलिटिक्स को संभालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यह संकेत दिया जा रहा है कि कोई सीधे टकराव की कोशिश नहीं की जाएगी ओपेक देशों के साथ, बल्कि बाजार में तेल की आपूर्ति के सहारे ही इस चीज़ को तेल की कीमतों में कमी को सुनिश्चित किया जाएगा। उस स्थिति में डीजल को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं वो यूरोप के देशों में भारत और चीन की रिफाइनरीज के लिए एक नया बाजार खोल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस की कीमतों पर कैपिंग क्यों की जा रही है? नेचुरल गैस की कीमतों पर कैपिंग की बहस शुरू हो गई है यूरोप के भीतर। ये इस बात पर यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव रखा है कि अधिकतम कीमत यूरोप के अंदरूनी बाजार में नेचुरल गैस की तय की जाए। दो प्रस्ताव एक साथ चर्चा में है, एक हार्ड कैप का और एक सॉफ्ट कैप का। अगर यूरोप के सारे देश इस बात पर सहमत होते हैं तो यूरोप के पूरे सारे देशों में गैस की कीमतों का एक अधिकतम स्तर तय कर दिया जाएगा, यानी प्राइस रेगुलेशन आ जाएगा। इसके बाद गैस किसी भी कीमत पर आ रही हो, गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां किसी भी कीमत पर सप्लाई कर रही हो, कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। और यदि यूरोपीय देशों में इस बात पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि यूरोप की जो गैस कंपनियाँ हैं अगर उन्होंने ज़्यादा दबाव बनाया, तो सॉफ्ट कैप लाने की बात होगी कि एक इंडिकेटिव लेवल तय कर देगी यूरोपियन यूनियन कि इससे ऊपर गैस की कीमतें नहीं जानी चाहिए। लेकिन एनर्जी के फ्रंट पर यूरोप की सरकारें अब प्राइस रेगुलेशन में सीधे दखल करने की तैयारी में तो ज़रूर है, और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसकी दो बड़ी वजह हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप के देशों में बड़े घाटे हैं, मंदी की स्थिति है,
कब तक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, कब तक, किस सीमा तक बिजली को, क्योंकि वहाँ से गैस से बिजली आती है, बिजली की कीमतें कम रखने के लिए कब तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी एक तरफ आप कंपनियों से टैक्स वसूल कर सब्सिडी दें और दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ती जाएं। ये पूरा राजस्व का जो मॉडल है, रेवेन्यू का मॉडल है, या जो पूरा फिस्कल मॉडल है, इसको रोकने के लिए अब प्राइस रेगुलेशन की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर शाम को 7 बजे लेकर आऊंगा मनी सेंट्रल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये संबोधि